जय हिंद साथियों, मैं रॉकी स्वागत करता हूं दोस्तों एक बार फिर से प्लस आईसीएस यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप लोग थंबनेल में देखे ही होंगे दोस्तों, क्या चीज़ आज एक नए सीरीज लाया गया है। क्या चीज़ जीएस सीरीज का नाम क्या रखा गया? जीएस अमृत सीरीज। ये सीरीज का लाने का महत्व या मुहिम क्या है दोस्तों? अर्थ क्या है कि हम लोग जीएस पढ़ते सब है, लेकिन उसका एक सही रिवीजन नहीं कर पाते हैं। चाहे रिवीजन के लिए हम लोग के पास एक सही अच्छा सोर्स नहीं मिल पाता है। वही आज हम लोग एक सोचे हैं दोस्तों कि जीएस का एक बेहतरीन रिवीजन कैसे कर सके। तो हम लोग एक रिवीजन के लिए एक सीरीज लाए हैं दोस्तों। उस सीरीज का नाम क्या चीज़ रखा गया? अमृत सीरीज। जैसे कि ये सीरीज है दोस्तों, हम लोग आशा करते हैं जितने भी अभी विगत में, जैसे मैं बिहार दरोगा का नोटिफिकेशन दे चुका है दोस्तों, बिहार एसएससी द्वारा इंटर स्तरीय, चाहे 10th लेवल का ऑफिस अटेंडेंट वाला जो पोस्ट आया, चाहे ग्रेजुएट लेवल वाला जो CGL 4 का जो वैकेंसी आया दोस्तों, वो सब में जितने भी उसके अलावे भी जितने भी एग्ज़ामों में जीएस का अगर क्वेश्चन उसमें पूछा जा रहा है, जीके जीएस का, वो इसके लिए क्या चाहिए दोस्तों? हेल्पफुल साबित होने वाला। चलिए हम लोग बिना टाइम व्यर्थ किए हुए दोस्तों स्टार्ट करते हैं ये सीरीज का पहला सेट। आशा करता है दोस्तों आने वाले जैसे में लगभग 25 से 30 सेटों में आपका जो तैयारी है वो दिखेगा कि हमारा तैयारी कैसा है। आइए हम लोग चलेंगे हर सेट में इसका 20 से लेकर के 25 क्वेश्चन तक का क्वेश्चन रहेगा, जिसमें हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? आशा करता है दोस्तों आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। आइए हम लोग पहला क्वेश्चन पढ़िए और खुद से पहले जवाब देने का कोशिश कीजिएगा। पहला क्वेश्चन पढ़िए। पहला क्वेश्चन क्या चाहिए दोस्तों? हेपेटाइटिस ए डैश की सूजन है जो हल्की सी गंभीर बीमारी का कारण बन सकता है दोस्तों। अभी सुने होंगे दोस्तों, चाहे अपने आसपास में किसी का, चाहे अगर नहीं भी सुने होंगे तो हेपेटाइटिस बीमारी का नाम सुने होंगे। हेपेटाइटिस है जो दोस्तों एक किस चीज़ से संबंधित है? ये हमारे शरीर में अगर हेपेटाइटिस हो जाए तो क्या हाथ को प्रभाव करेगा, या हमारे पेट को प्रभाव करेगा, या पेट के अंदर जो लीवर है, यकृत है, ये या किडनी है, ये किस चीज़ को प्रभावित करेगा? यही क्वेश्चन पूछ रहा। हल्की से गंभीर बीमारी का कारण बन सकता है, तो किस चीज़ के लिए दोस्तों? यकृत के लिए, यकृत बोले तो लीवर, या हृदय के लिए, या मस्तिष्क के लिए, या गुर्दा के लिए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? यकृत। यकृत बोले तो लीवर। अगर पढ़े भी होंगे दोस्तों, यकृत है ये क्या चीज़ है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि। अगर पूछे मानव शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि, मानव शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि पूछे तो कौन सा हो जाएगा? तो कौन? यकृत है। यकृत है जो क्या चीज़? मानव शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि है दोस्तों। फिर जान सकते हैं जो जैसे में और किस चीज़ को प्रभावित करता है? तो यकृत को प्रभावित करता है। यहाँ फील कर सकते हैं दोस्तों किस चीज़ को? तो यकृत को प्रभावित करता है। और जो हेपेटाइटिस का जो जांच करता है दोस्तों, जो विशेषज्ञ है, उसे क्या बोला जाता है? तो याद रखिएगा, जो हेपेटाइटिस के जो विशेषज्ञ है उसे क्या बोला जाता है? हेपेटोलॉजिस्ट बोला जाता है। क्या चीज़? हेपेटोलॉजिस्ट बोला जाता है दोस्तों। हेपेटोलॉजिस्ट बोला जाता है। हेपेटाइटिस ए, अब जैसे समझिएगा दोस्तों, जिसको हेपेटाइटिस ए है उसको तो हल्की सी लिखा भी हुआ है। क्या चीज़? ये हल्की सी गंभीर बीमारी हो सकता है। लेकिन अगर हेपेटाइटिस बी हो जाए, हेपेटाइटिस सी हो जाए, होता है, सुने भी होंगे, हेपेटाइटिस बी हो गया, हेपेटाइटिस सी हो गया। जिसको हेपेटाइटिस और बी, ये तो हल्की सी बीमारी है, लेकिन जब हेपेटाइटिस बी और सी हो जाता है दोस्तों तो उसे लीवर कैंसर होने का डर रहता है। उससे जो व्यक्ति है जिसे हो जाता है उसे उसकी मृत्यु होने की भी संभावना बढ़ जाता है दोस्तों। तो हेपेटाइटिस ए से ज़्यादा खतरनाक है कौन? हेपेटाइटिस बी और सी। याद रखिएगा। इससे हम लोग जितने भी फैक्ट पढ़ा रहे दोस्तों, ऐसा नहीं कि केवल क्वेश्चन ही हम लोग देखेंगे, जितने भी फैक्ट है, फैक्ट के द्वारा भी जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है इसको भी अपने मन में आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। याद रखिए, पहला क्या चाहिए? पहला हम लोग क्या चीज़ पढ़े? यकृत। यकृत है जो दोस्तों मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, ये बात को याद रखिएगा।
और जो हेपेटाइटिस का जो जांच करने वाला विशेषज्ञ होता है उसे क्या बोला जाता है? हेपेटोलॉजिस्ट बोला जाता है। अच्छा, हृदय को जो जांच करने वाले को, विशेषज्ञ को क्या बोला जाता है? तो याद रखिएगा क्या चीज? कार्डियोलॉजिस्ट बोला जाता है दोस्तों। क्या चीज? कार्डियोलॉजिस्ट बोला जाता है। कार्डियोलॉजिस्ट किसको बोला जाता है दोस्तों? तो हृदय को जांच करने वाले जो होते हैं उसे क्या चीज बोलते हैं? कार्डियोलॉजिस्ट बोला जाता है। मस्तिष्क का पूछे दोस्तों, चाहे गुर्दा जो किडनी है, किडनी का पूछे तो मस्तिष्क का दोस्तों तंत्रिका विज्ञान जो यानी तंत्रिका विशेषज्ञ भी बोलते हैं इसको, चाहे न्यूरोलॉजी बोलते हैं। क्या चीज? न्यूरोलॉजिस्ट बोलते हैं। याद रखिएगा, न्यूरोलॉजिस्ट हो गया और एक हो गया नेफ्रोलॉजिस्ट। क्या चीज? नेफ्रोलॉजिस्ट और न्यूरोलॉजिस्ट दोनों याद रखिएगा, अलग अलग है। ये गुर्दा यानी किडनी की जांच करने वाले को क्या बोलते हैं? नेफ्रोलॉजिस्ट। और मस्तिष्क का अध्ययन को मतलब जो विशेषज्ञ को क्या बोलते हैं? न्यूरोलॉजिस्ट बोलते हैं। और हृदय का कार्डियोलॉजिस्ट बोला जाता है। जितने भी फैक्ट है दोस्तों एक नोट्स जरूर बनाइएगा, जो याद ना हो उस बात को कम से कम कंफर्म लिखिएगा, ये बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या चाहिए? मृत सागर। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? पढ़िए इसको, क्या बोल रहा है? मृत सागर एक अत्यधिक खारे जल का निकाय है। इस सेट में दोस्तों हर एक जितने भी सिलेबस कंप्लीट कराने का मुहिम है दोस्तों, हर एक चैप्टर से लिया गया है, जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी, साइंस से, हर इकोनॉमिक्स से, सारे जितने भी चैप्टर हैं हर चैप्टर से इसमें प्रश्न को संकलित किया गया। तो याद रखिएगा। दूसरा क्वेश्चन क्या चीज बोल रहा है? मृत सागर एक अत्यधिक खारा जल का निकाय है जो यह निम्न में से किस महाद्वीप में स्थित है दोस्तों? मृत सागर जिसको डेड सी भी बोलते हैं। क्या चीज? मृत सागर यानी डेड सी, वो किस महाद्वीप में स्थित है? ऑप्शन पढ़िए दोस्तों। अमेरिका में, उत्तरी अमेरिका में, या यूरोप में, या अफ्रीका में, या एशिया में। तो जो डेड सी है दोस्तों वो कहाँ पड़ता है? तो एशिया में पड़ता है। कहाँ पड़ता है डेड सी? तो एशिया में पड़ता है। इस बात को याद रखिएगा। डेड सी कहाँ पड़ता है? तो एशिया में। आइए हम लोग मैप से देखते हैं दोस्तों। मैप के अनुसार डेड सी कहाँ पर है? ये हो गया जॉर्डन। जॉर्डन कहाँ दोस्तों? जॉर्डन हो गया। और इधर क्या चाहिए? इजराइल। इजराइल और जॉर्डन के बीच में अगर पूछे डेड सी का पूर्वी राज्य, डेड सी के पूर्वी देश, डेड सी के पूर्व में कौन सा देश है? तो कौन सा देश? जॉर्डन है दोस्तों। और डेड सी का जो पश्चिम में कौन सा देश है? तो इजराइल देश है। इस बात को याद रखिएगा, ये दोनों याद रखिएगा। ये हो गया हमारा कौन सा? डेड सी यानी मृत सागर हो गया। इसको मैप के अनुसार ध्यान में रखिएगा। और ये कहाँ? तो एशिया महादेश में है। कहाँ? एशिया महादेश में है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम। क्या बोल रहा है? प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम वर्ष डैश में पारित किया गया दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा? प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम कब लाया गया? बताइए, मन में कम से कम आंसर देने का प्रयास कीजिए। क्या चीज? कि प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम है वो किस वर्ष लाया गया था? किस वर्ष लाया गया था? उसके साथ साथ अगर आंसर दे रहे हैं किसके समय में लाया गया था, ये सब मन में बैठना चाहिए। तो याद रखिए कब लाया गया था? तो कब? 1904 ईस्वी में। कब लाया गया था? प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम कब लाया गया था दोस्तों? 1904 में। कब लाया गया था? तो 1904 में। किसके समय में लाया गया था दोस्तों? किसके द्वारा लाया गया था? तो लॉर्ड कर्जन के द्वारा। उस समय गवर्नर वाइसराय कौन था दोस्तों? कौन? वाइसराय कौन था? वाइसराय कौन था? तो लॉर्ड कर्जन था। लॉर्ड कर्जन का कार्यकाल अगर पूछे तो क्या हो जाएगा? 1899 से लेकर के 1905 ईस्वी तक। इस बात को ध्यान में रखिएगा। लॉर्ड कर्जन का कार्यकाल कब से कब? तो 1899 से लेकर 1905 ईस्वी तक। लॉर्ड कर्जन के समय में ही दोस्तों क्या पढ़े? प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम 1904 में लाया गया था। लाया क्यों गया था? तो उसमें जो प्राचीन स्मारक थे उसे क्या चीज?
पुरातात्विक स्थल के रूप में बनाया गया था दोस्तों। क्या चाहिए? पुरातात्विक स्थल, पुरातात्विक विभाग बनाया गया था इसी के तहत। उसी को संरक्षण करने के लिए, जो प्राचीन स्मारक थे उसको संरक्षण करने के लिए पुरातात्विक विभाग, ये भी याद रखिएगा। अगर प्राचीन स्मारक अधिनियम ना पूछे पुरातात्विक विभाग की स्थापना किसके समय में हुआ था, तो किसके समय में? कर्जन के समय में। याद रखिएगा। क्या चीज? पुरातात्विक विभाग की स्थापना किसके समय में हुआ था, तो किसके समय में? कर्जन के समय में। फिर पूछे भारत विश्वविद्यालय अधिनियम। अगर भारत विश्वविद्यालय अधिनियम, विश्वविद्यालय अधिनियम पूछे कि कब लाया गया, तो कब लाया गया था, तो ये भी दोस्तों 1904 ईस्वी में। ये भी कब लाया गया था? 1904 ईस्वी में। किसके समय में? कर्जन के समय में ही। ये दो अधिनियम इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और कर्जन के समय में ही दोस्तों, कब? 1905 में क्या किया गया? बंगाल विभाजन हुआ। पूछे, ये बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है कि बंगाल विभाजन कब किया गया, तो कब? बंगाल विभाजन 1905 को। इसमें दो डेट याद रखना। कभी कभी क्या पूछता है? बंगाल विभाजन की घोषणा। अगर घोषणा पूछे कि घोषणा कब हुआ, तो कब? घोषणा कब हुआ था दोस्तों? 16 जुलाई 1905 को। कब हुआ था घोषणा? 16 जुलाई 1905 को इसकी घोषणा हुआ दोस्तों। 19 जुलाई 1905 को। कब? 19 जुलाई 1905 को। दोस्तों। और हुआ कब? लागू कब हुआ? बंगाल विभाजन लागू कब हुआ? तो 16 अक्टूबर 1905 को। इस बात को दो डेट याद रखिएगा बंगाल विभाजन में, कि बंगाल विभाजन किया किसके द्वारा गया? कर्जन के द्वारा। घोषणा कब हुआ? 19 जुलाई 1905 को। और लागू कब हुआ? 16 अक्टूबर 1905 को। इतना पॉइंट कम से कम लॉर्ड कर्जन के बारे में ध्यान रखना। बाकी एक पॉइंट और जो पूछा गया दोस्तों हाल ही के एग्जामों में, कि विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ? कलकत्ता का विक्टोरिया मेमोरियल दोस्तों, विक्टोरिया मेमोरियल किसके द्वारा बनाया गया, किसके समय बनाया गया था, तो किसके समय में? तो लॉर्ड कर्जन के समय में ही दोस्तों। लॉर्ड कर्जन के समय में ही क्या चीज? कलकत्ता का विक्टोरिया मेमोरियल बनाया गया है। आइए अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? पढ़िएगा और आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। क्या चीज? बोर्नियो, जावा और सुमात्रा। क्या क्या बोल रहा? बोर्नियो, जावा और सुमात्रा निम्न में से किस द्वीप समूह के द्वीप है दोस्तों? मतलब किस देश के किस द्वीप समूह के द्वीप है? ये तीनों क्या चाहिए दोस्तों? बहुत बड़े बड़े द्वीप हैं। आइए हम लोग जानते हैं किस द्वीप समूह का द्वीप है। मालदीव का है, या मॉरिशस का, या इंडोनेशिया का, या सेशेल्स का। तो किसका है दोस्तों? सबसे बड़ा द्वीप जो सुमात्रा है, जावा है, बोर्नियो है, ये किसका है? तो इंडोनेशिया का। इसका देखिए हम लोग इसका मैप में देखते हैं कि कहाँ कहाँ इसका लोकेशन है दोस्तों। ये हो गया क्या चीज? अपना भारत। क्या चीज? अपना भारत। इंडोनेशिया कहाँ है भारत के दृष्टि से? कहाँ? तो दिख रहा होगा दोस्तों। ये क्या चीज किसके अंतर्गत आता है? जैसे यहाँ देख लीजिए, सुमात्रा हो गया, ये क्या चीज? बोर्नियो हो गया, ये क्या चीज? जावा हो गया। ये सब किसके अंतर्गत आता? तो इंडोनेशिया के अंतर्गत आता है। और देखिए जैसे ये भारत का कौन सा भाग हो गया? अंडमान निकोबार हो गया। और अंडमान निकोबार और सुमात्रा जो द्वीप होगा दोस्तों, अंडमान निकोबार और सुमात्रा द्वीप के बीच में कौन सा चैनल है? तो याद रखिएगा, ग्रेट चैनल। कौन सा? ग्रेट चैनल है। ग्रेट चैनल बोले तो महान चैनल भी बोलते हैं इसको। क्या चीज? महान चैनल भी बोलते हैं इसको। ग्रेट चैनल या महान चैनल किसके किसके बीच है? सुमात्रा और ग्रेट निकोबार के बीच में। अंडमान हो गया दोस्तों, और ये निकोबार हो गया। निकोबार और इंडोनेशिया पूछे, चाहे निकोबार या सुमात्रा द्वीप पूछे, तो इसके बीच में कौन सा चैनल है? तो ग्रेट चैनल है, याद रखिएगा। उसी प्रकार
इसमें देखिए दोस्तों, याद रखिएगा इंडोनेशिया इसका सही आंसर होगा। अगर मालदीव से पूछे दोस्तों, मालदीव और मिनिकॉय, मालदीव और मिनिकॉय के बीच में कौन सा चैनल है? मिनिकॉय, मालदीव और मिनिकॉय के बीच में कौन सा चैनल है? तो याद रखिएगा कौन सा? 8 डिग्री चैनल दोस्तों। क्या चीज? 8 डिग्री चैनल। 8 डिग्री चैनल किसके किसके बीच है? तो मालदीव और मिनिकॉय के बीच में। और इंडोनेशिया के साथ तो पढ़े हैं अभी हम लोग, ग्रेट चैनल है या महान चैनल है, इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या चीज बोल रहा है? तितली के जीवन चक्र की तीसरी अवस्था लार्वा के बाद दोस्तों, लार्वा जिसको कैटरपिलर बोलते हैं, क्या कहलाती है? क्या बोल रहा है? जो तितली का जीवन चक्र होता है दोस्तों, उसमें पूछ रहा है कि तीसरी अवस्था, जैसे तितली है जो डायरेक्ट तो पैदा लेती नहीं है, उसमें क्या होता है? पहले अंडा बनता है, फिर अंडा के बाद, जैसे यहाँ देखिएगा, इसमें समझिएगा क्या चीज़? पहले क्या चाहिए? तितली, पहले तितली क्या चीज़? अंडा देती है। उसके बाद अंडा से क्या चीज़? कैटरपिलर यानी लार्वा, कैटरपिलर यानी क्या चीज़? लार्वा के रूप में बनता है, लार्वा के रूप में बनता है। दूसरा अवस्था हो गया इसका। पहला अवस्था कौन सा? अंडा। दूसरा कैटरपिलर जिसको लार्वा भी हम लोग बोलते हैं। फिर तीसरा अवस्था दोस्तों प्यूपा, याद रखिएगा तीसरा अवस्था, यही पूछ रहा है। जो तीसरा अवस्था है उसको क्या बोलते हैं? तो क्या चीज? प्यूपा बोलते हैं। और प्यूपा से फिर क्या चीज बनता है? वयस्क, यानी वयस्क बटरफ्लाई, यानी बटरफ्लाई। यहाँ चित्र दिया गया दोस्तों, जितने भी तितली है तितली के अंतर्गत आते हैं वो सबकी क्या चीज? चौथा अवस्था में क्या चीज होते हैं? वयस्क तितली कहलाते हैं। तीसरा अवस्था में प्यूपा कहलाते हैं। दूसरा अवस्था में लार्वा यानी कैटरपिलर कहा जाता है। पहला अवस्था तो जान ही रहा है, तितली क्या चीज है? अंडा दे करके बनती है। तो वही पूछ रहा है यहाँ कि तितली के जीवन चक्र की तीसरी अवस्था क्या कहलाती है? क्या कहलाएगा? अंडा कहलाएगा, क्या चीज दोस्तों? कैटरपिलर कहलाएगा, या दोस्तों या अवरक कहलाएगा, या प्यूपा कहलाएगा? तो क्या चीज कहलाएगा? प्यूपा कहलाएगा। याद रखिएगा, अभी हम लोग पढ़े, इसमें देखें कि तीसरा अवस्था क्या कहलाता? तो प्यूपा कहलाता। याद रखिएगा। अगला पॉइंट चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या चीज बोल रहा है? चोल वंश के शिलालेखों के अनुसार, ये प्राचीन इतिहास का सवाल है दोस्तों, हर सवालों को रखा गया है। प्राचीन जो चोल वंश के शिलालेख के अनुसार डैश भूमि वह होती थी जो मंदिरों को भेंट दी जाती थी। जैसे चोल काल में जो दोस्तों मंदिरों को भेंट दी जाने वाली भूमि को क्या कहा जाता था? उसको क्या कहा जाता था? यही तो जैसे ब्रह्मदेव है, तो ब्रह्मदेव किसको बोलते हैं दोस्तों? तो ब्राह्मण को दान देने वाले जो भूमि थी, ब्राह्मण को जो दान दिया जाता था भूमि, उसे क्या चीज बोला जाता था? ब्रह्मदेव बोला जाता था। लेकिन यहाँ पूछ क्या चीज रहा? मंदिरों को भेंट देने वाला क्या चीज पूछ रहा? इस बात को याद रखिएगा। क्या चीज? मंदिरों को भेंट दी गई भूमि को क्या कहते हैं? तो क्या चीज बोला जाता है? तिरुना मट्टा कन्नी। याद रखिएगा, ये याद रखिएगा दोस्तों, नाम बड़ा है थोड़ा। तिरुना मट्टा कन्नी, याद रखिएगा। तिरुना मट्टा कन्नी किसको बोलते हैं? मंदिरों को भेंट दी जाने वाली भूमि को बोलते हैं। जैसे में और कुछ है दोस्तों, उसको देखते हैं। चोल काल में विभिन्न प्रकार की भूमि, जैसे में ब्रह्मदेव किसको बोलते थे? अभी हम बताएं, ब्राह्मणों को दी जाने वाली भूमि को क्या बोला जाता था? तो ब्रह्मदेव बोला जाता था, गैर ब्राह्मण को। उसी प्रकार देखिएगा दोस्तों, क्या चीज बोला गया कि गैर ब्राह्मण को दान दिए जाने वाले, जैसे ब्राह्मण के अलावे जिसके दान दिया जाता था, उस भूमि को क्या कहा जाता था? तो उस भूमि को क्या कहा जाता था? वेलन वगाई बोला जाता था। याद रखिएगा, गैर ब्राह्मणों को दी जाने वाली भूमि को वेलन वगाई बोला जाता था। शाला भोग, शाला से याद आ रहा है दोस्तों, पाठशाला बोलते हैं हम लोग। कैसे बोलते हैं? पाठशाला। तो वही शाला से याद करने का एक तरीका भी होगा दोस्तों। जैसे यहाँ ब्रह्मदेव में ही क्या चाहिए? ब्राह्मण छुपा हुआ, तो ब्राह्मण को दी जाने वाली भूमि, इस तरीका से याद कर सकते हैं। कोई ट्रिक नहीं है, लेकिन अपना मन में ध्यान में रख करके याद रख सकते हैं। शाला भोग हो गया दोस्तों। विद्यालयों को दी जाने वाली भूमि को बोलते हैं पल्ली चंदनम बोलते हैं। पल्ली चंदनम किसको बोलते हैं? जैन संस्थाओं को दी जाने वाली भूमि को पल्ली चंदनम बोले जाते हैं। मंदिरों को दी जाने वाली भूमि को क्या चीज बोलते हैं? भूमि देवदान, या अभी हम लोग पढ़े क्या चीज? भूमि देवदान बोले जाते हैं। नहीं तो अभी ऑप्शन में क्या था? तिरुना मट्टा
कन्नी बोलते हैं इसको, याद रखिएगा। ये 4-5 है जो दोस्तों, ये बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, मतलब अधिकांशतः चोल वंश से अगर क्वेश्चन पूछ रहा तो अधिकांशतः क्वेश्चन इससे बनता है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो इसको इस 5 है दोस्तों, ये 5 को याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या चाहिए? भारतीय संविधान में पदस्थ न्यायपालिका, भारतीय संविधान में पदस्थ न्यायपालिका की स्वतंत्रता और न्यायिक समीक्षा, जिसको न्यायिक पुनर्विलोकन भी बोलते हैं दोस्तों, डैश से अंतिकृत किया गया, मतलब लिया गया दोस्तों। कहाँ के संविधान से लिया गया? ऑप्शन पढ़िए। बीमर, बीमर कहने का क्या चीज़? जर्मनी, याद रखिएगा। बीमर किसको बोलते हैं? जर्मनी को, यानी जर्मनी के संविधान से लिया गया, या अमेरिका के संविधान से लिया गया, या ब्रिटिश संविधान से लिया गया, या कनाडा के संविधान से लिया गया। तो बतलाइए कि जो न्यायपालिका की व्यवस्था है दोस्तों, या न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था, ये कहाँ के संविधान से लिया गया? यही क्वेश्चन पूछ रहा। तो कहाँ के संविधान से लिया गया? तो बताइए, अमेरिका के संविधान से। कहाँ से? अमेरिका के संविधान से लिया गया। जैसे में ये 2 पढ़ लिए अमेरिका से, फिर याद रखिएगा अमेरिका में अगर और पूछे तो क्या चीज़ याद रखिएगा? मौलिक अधिकार याद रखिएगा दोस्तों। क्या चीज़? मौलिक अधिकार याद रखिएगा। मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया? अमेरिका के संविधान से लिया गया। उसी प्रकार याद रखिएगा महाभियोग की प्रक्रिया, जो राष्ट्रपति पर अनुच्छेद 61 के तहत दोस्तों क्या चीज़? महाभियोग की प्रक्रिया लगता है। वो महाभियोग की प्रक्रिया कहाँ से लिया गया? तो अमेरिका से ही लिया गया, इस बात को ध्यान में रखिएगा। उसी प्रकार बीमर, बीमर बोले तो जर्मनी, जर्मनी के संविधान से क्या लिया गया? यानी बीमर के संविधान से क्या लिया गया? तो आपातकाल। क्या चीज दोस्तों? आपातकाल। आपातकाल के समय जो मौलिक अधिकार है दोस्तों, मौलिक अधिकार का निलंबन। क्या चीज? मौलिक अधिकार का निलंबन दोस्तों। मौलिक अधिकार का जो निलंबन होता है आपातकाल के दौरान, वो कहाँ के संविधान से लिया गया? तो बीमर के संविधान से लिया गया। अमेरिका के संविधान से मौलिक अधिकार, महाभियोग, न्यायिक पुनर्विलोकन, न्यायिक समीक्षा, याद रखिएगा, या न्यायिक स्वतंत्रता की व्यवस्था कहाँ से लिया गया? अमेरिका के संविधान से लिया गया। उसी प्रकार याद रखिएगा अब अगला ब्रिटेन के संविधान से याद भी रख लीजिएगा दोस्तों। तो ब्रिटेन से अगर पूछे ब्रिटेन के संविधान से क्या लिया गया, तो याद रखिएगा संसदीय व्यवस्था दोस्तों। संसदीय व्यवस्था कैसा? संसदीय व्यवस्था। संसदीय व्यवस्था हो गया दोस्तों। एकल नागरिकता हो गया, एकल नागरिकता। अच्छा, संसदीय व्यवस्था लिखवाए हैं, तो संसदीय व्यवस्था हम बतला सकते हैं कि भारत में कैसी संसदीय व्यवस्था कैसी है? तो 2 रीत, लोकसभा और राज्यसभा, याद रखिएगा। और नागरिकता कैसी है दोस्तों? तो एकल नागरिकता। कैसा? द्विसदनात्मक व्यवस्था है दोस्तों। भारत में संसदीय व्यवस्था पूछे तो कैसा? द्विसदनात्मक व्यवस्था। कहाँ से लिया गया? तो ब्रिटेन के संविधान से। नागरिकता पूछे कि भारत में कैसी नागरिकता, तो एकल नागरिकता। कहाँ से लिया गया? तो ब्रिटेन के संविधान से। मंत्रिमंडल व्यवस्था पूछे तब दोस्तों क्या चीज? मंत्रिमंडल व्यवस्था पूछे, या विधि का शासन पूछे। क्या चीज? विधि का शासन पूछे। ये जो 4 व्यवस्थाएं ली गई है दोस्तों, वो कहाँ से ली गई है? तो ब्रिटेन के संविधान से। ये 4 महत्वपूर्ण है, ये 4 याद रखिएगा। अमेरिका वाले भी हम 4 लिखवाएं दोस्तों। मौलिक अधिकार, महाभियोग, न्यायिक पुनर्विलोकन जो है, न्यायिक समीक्षा और न्यायिक की स्वतंत्रता, ये 4 याद होना चाहिए। उसके बाद समझिएगा ब्रिटेन हो गया। फिर एक कनाडा है दोस्तों, कनाडा वाला भी याद रखिएगा। जैसे मैं कनाडा का तो एक बहुत ही फेमस है दोस्तों, क्या चीज? संघात्मक व्यवस्था। ये बहुत बार पूछा गया है। संघात्मक व्यवस्था कहाँ से लिया गया? भारत का जो भारत राज्यों का संघ है, ये कहाँ से लिया गया दोस्तों? संघात्मक व्यवस्था कहाँ से लिया गया? तो कनाडा के संविधान से। उसी प्रकार समझिएगा, पहला क्या चीज? संघात्मक व्यवस्था हो गया। राज्यपाल, हर राज्य में राज्यपाल होता है कि नहीं होता है? तो राज्यपाल जो होता है वो पहले, ये व्यवस्था कहाँ से लिया गया? तो पहले ये व्यवस्था कहाँ से लिया गया है? तो संविधान में कनाडा के संविधान से। कहाँ से के संविधान से? तो कनाडा के संविधान से। राज्यपाल की व्यवस्था, हर राज्य में एक राज्यपाल होगा। ये कहाँ के संविधान से लिया गया है? तो
कनाडा के संविधान से। एक और इसमें इंपॉर्टेंट याद रखिएगा दोस्तों, अपशिष्ट शक्तियों का विभाजन जिसको बोलते हैं, चाहे शक्तियों का विभाजन याद रखिए, चाहे अपशिष्ट शक्ति बोले चाहे शक्तियों का विभाजन, जो हम लोग पढ़ते हैं दोस्तों, क्या चीज, शक्तियों का विभाजन, शक्तियों का विभाजन पूछे, शक्तियों का विभाजन चाहे अपशिष्ट शक्ति, ये दोनों क्या चीज में है दोस्तों, कनाडा के संविधान से लिया गया है। राज्यपाल कनाडा से, संघात्मक व्यवस्था कनाडा से, महाभियोग अमेरिका से, मौलिक अधिकार अमेरिका से, ब्रिटेन से संसदीय व्यवस्था, एकल नागरिकता, मंत्रिमंडल और विधि का शासन। इतना पॉइंट कम से कम एक क्वेश्चन से याद होना चाहिए। जितने भी फैक्ट बन रहा है दोस्तों, जो याद है वो लिखिए, चाहे नहीं लिखिए वो आप पर निर्भर करता है। जो नहीं याद है उसका नोट्स जरूर बनाइए, वो याद करने में हेल्पफुल होगा। ये बार बार बतला रहे हैं आप लोग को। आइए अगला क्वेश्चन चल रहा है। अगला क्वेश्चन क्या चाहिए, वैश्विक चावल उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है। जो भारत का भी स्थान है दोस्तों, वैश्विक चावल उत्पादन में भारत का स्थान क्या चाहिए, तो क्या चाहिए, दूसरा। याद रखिए क्या चाहिए, दूसरा। पहला पर कौन है दोस्तों, तो कौन, चीन। चीन क्या चाहिए, तो भारत में अभी पहला स्थान पर है। याद रखिएगा पहला पर कौन है, भारत में नहीं, सॉरी, विश्व में अगर पूछे कि चावल उत्पादन में अभी पहला स्थान पर कौन है, तो चीन। दूसरा स्थान पर कौन है दोस्तों, तो अपना भारत। और याद रखिएगा चावल उत्पादन के लिए जो वर्षा होता है दोस्तों, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, वो जो वर्षा होता है वो कितना, 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा चाहिए, 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा चाहिए। और इसका तापमान कितना चाहिए दोस्तों, चावल उत्पादन के लिए तापमान कितना चाहिए, तो कितना, 25 डिग्री सेल्सियस, लगभग 25 डिग्री सेल्सियस रहेगा तो चावल का उत्पादन अच्छा होगा। और 100 सेंटीमीटर से अगर अधिक वर्षा होगा तो चावल का उत्पादन अच्छा होगा। इस बात को याद रखिएगा। भारत का स्थान दूसरा है और चीन का स्थान पहला। अगला क्वेश्चन चलते हैं, इससे भी 4 फैक्ट बने हैं दोस्तों। क्या बोल रहा है, क्या चीज, नवकलेश्वर रथ यात्रा। अभी हाल ही में दोस्तों अगर न्यूज देखते होंगे, चाहे रील्स के माध्यम से देखते होंगे, क्या चीज, नवकलेश्वर रथ यात्रा का आयोजन कहाँ किया जाता है। तो नवकलेश्वर का जो रथ यात्रा है वो कहाँ आयोजन किया जाता है, तो पुरी में। कहाँ किया जाता है, तो पुरी में। पुरी है कहाँ दोस्तों, तो उड़ीसा में। ये जो नवकलेश्वर है, जो नवकलेश्वर का अर्थ ही है क्या दोस्तों, जो नए कपड़ा धारण करना, क्या चीज, नए मूर्तियों का धारण करना, नए कपड़ा नहीं, मतलब नए चीज़ों का धारण करना। इस बात को समझिएगा, नवकलेश्वर का अर्थ होता है। इसमें होता क्या है, नवकलेश्वर रथ यात्रा में जो भगवान जगन्नाथ हैं, कौन, जगन्नाथ, और भगवान जगन्नाथ हो गए, बलभद्र हो गए दोस्तों, भगवान बलभद्र हो गए, और सुभद्रा हो गई, भगवान सुभद्रा, और क्या चीज, माता सुभद्रा, और कौन, सुदर्शन। इस यात्रा में क्या होता है दोस्तों, जो पुरानी मूर्तियां हैं, क्या चीज, पुरानी मूर्तियों को हटाकर नई मूर्ति की स्थापना होती है दोस्तों। नई मूर्ति लाई जाती है। इस बात को याद रखिएगा। इस रथ यात्रा में क्या होता है, नवकलेश्वर रथ यात्रा में भगवान जगन्नाथ हो गए, भगवान बलभद्र हो गए, सुभद्रा हो गई, और कौन, तो याद रखिएगा पुरानी मूर्तियों को हटाकर नई मूर्तियां लाई जाती है। थोड़ा इशू हो गया था दोस्तों। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या चाहिए, निम्न में से कौन खुली अर्थव्यवस्था की विशेषता नहीं है। ऑप्शन पढ़िए दोस्तों, ये ऑप्शन सही बनेगा। निम्न में से कौन खुली अर्थव्यवस्था का व्यवस्था नहीं है। खुली अर्थव्यवस्था करने का अर्थ है दोस्तों कि हम लोग मुक्त व्यापार कर सकते हैं, एक देश से दूसरे देश में क्या चाहिए, मुक्त व्यापार कर सकते हैं। उद्योगों की लाइसेंसिंग अवस्था को समाप्त करना, नहीं दोस्तों ये तो नहीं हो सकता। प्रौद्योगिकी आयात करने की स्वतंत्रता,
बड़े पैमाने पर उद्योगों पर प्रतिबंध। आप ही सोचिए दोस्तों, अगर बड़े पैमाने पर उद्योगों पर प्रतिबंध लगा दिया जाए तो ये कभी हो सकता है? इस उद्योगों पर प्रतिबंध। चौथा पढ़िए, विदेशी निवेश की स्वतंत्रता। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? प्रतिबंध नहीं होगा दोस्तों, बड़े पैमाने वाले उद्योगों पर प्रतिबंध नहीं होना चाहिए, इस बात को ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्या चीज़ है? मालदीव गणराज्य, जिसे मालदीव द्वीप भी कहा जाता है, यह उत्तर मध्य डैश में स्थित स्वतंत्र द्वीप देश है दोस्तों। क्या चीज बोल रहा है? जो मालदीव गणराज्य है दोस्तों, जो मालदीव देश को क्या चीज बोला जाता है? मालदीव गणराज्य के भी नाम से जाना जाता है। और जो मालदीव देश है, जो मालदीव द्वीप है, जो मालदीव द्वीप समूह है जो दोस्तों, यहाँ देखिएगा क्या चीज है? मालदीव द्वीप समूह। जो मालदीव द्वीप समूह है वो कहाँ? उत्तर मध्य क्या चीज दोस्तों? हिंद महासागर में, या अरब सागर में, या बंगाल की खाड़ी में, या दक्षिण, तो वो हिंद महासागर में स्थित स्वतंत्र द्वीप है। और कौन? मालदीव। ये भारत हो गया दोस्तों। भारत के नीचे कौन सा हिंद महासागर दोस्तों? ये हिंद महासागर। और यहाँ पर कौन सा देश हो गया? तो मालदीव हो गया। ये मालदीव कहाँ है? उत्तर मध्य में दोस्तों। क्या चीज? हिंद महासागर के उत्तर में। आप समझिएगा कि जो मालदीव देश है उसकी राजधानी कहाँ है दोस्तों? क्या चीज? राजधानी कहाँ है? तो माले है। राजधानी कहाँ है दोस्तों? तो माले। याद रखिएगा, राजधानी कहाँ है इसका? तो इसकी राजधानी कहाँ है दोस्तों? तो माले। फिर समझिएगा, इसकी राजधानी के बाद जो मालदीव जो द्वीप है, इसका निर्माण कैसे हुआ? तो मालदीव द्वीप का निर्माण कैसे होता है दोस्तों? जो पुराने ज्वालामुखी है, वो ज्वालामुखी को फटने के बाद वो ज्वालामुखी क्या चीज हो गए? डूब गए। जितने भी डूब गए ज्वालामुखी, उस पर क्या चीज? प्रवाल भित्ति जम गई। क्या चीज? प्रवाल भित्ति के जमने से मालदीव है जो क्या चीज? इसका निर्माण क्या चीज? ज्वालामुखी पर प्रवाल भित्ति के जमने से हुआ। क्या चीज? प्रवाल भित्ति के जमने से, ज्वालामुखी पर प्रवाल भित्ति के जमने से ही मालदीव देश बना है। मालदीव की राजधानी का माले निर्माण कैसे हुआ? प्रवाल भित्ति से दोस्तों। और याद रखिएगा, जो मालदीव का संसद का नाम क्या चाहिए? तो मालदीव का संसद का नाम क्या चाहिए? मजलिस है। तो दोस्तों किसका संसद का नाम है? तो मालदीव का। इतना पॉइंट याद होना चाहिए। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या चाहिए? सुएज नहर और भूमध्य सागर को डैश से जोड़ती है दोस्तों। जो सुएज नहर है और भूमध्य सागर को, सुएज नहर है वो भूमध्य सागर और किसको जोड़ती है? तो यहाँ देखिए दोस्तों, ये जो सुएज नहर है ये क्या चीज? ये अफ्रीका और कहाँ क्या चीज? एशिया का बॉर्डर लाइन भी बनाता है। क्या चीज? एशिया और अफ्रीका का बॉर्डर लाइन भी बनाता है। यहाँ देखिए सुएज कैनाल। क्या चीज? ये देखिए क्या चीज है? सुएज कैनाल यानी सुएज नहर है। इधर देखिए, इधर कौन सा महादेश हो गया? एशिया महादेश हो गया। इधर अफ्रीका महादेश हो गया। और यही हो गया कौन सा? सुएज कैनाल हो गया। और सुएज कैनाल का जो ऊपरी बिंदु है दोस्तों, कौन सा? ऊपरी बिंदु मतलब जो प्रारंभिक बिंदु इधर से जो उत्तरी बिंदु है वो कौन सा है? तो सुएज कैनाल का जो सबसे उत्तरी बिंदु है वो उसका नाम क्या रखा गया दोस्तों? क्या चीज? पोर्ट सईद रखा गया। क्या चीज? पोर्ट सईद रखा गया। पोर्ट सईद। और निचला बिंदु का क्या चीज रखा गया? सुएज पोर्ट रखा गया। क्या चीज? सुएज पोर्ट रखा गया। याद रखेगा। और जो इसका जो सुएज नहर का जो लंबाई है वो कितना है? 193.30 किलोमीटर है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। इसका लंबाई कितना है? 193.30 किलोमीटर। सुएज नहर का जो दक्षिणी बिंदु है वो कौन सा? जो निचला बिंदु है दोस्तों, सुएज पोर्ट कहलाता है। जो निचला बंदरगाह को क्या बोलते हैं? सुएज पोर्ट। ऊपरी बंदरगाह को क्या बोलते हैं? तो पोर्ट
सईद बोलते हैं। इस बात को ध्यान में रखिएगा। बाकी किसको जोड़ता है दोस्तों, इधर देखिए रेड सी और इधर कौन सा हो गया, मेडिटेरियन सी, जिसको भूमध्य सागर बोलते हैं, भूमध्य सागर और लाल सागर को। यही क्वेश्चन पूछ रहा था यहाँ, क्या चीज पूछ रहा था, जो स्वेज नहर है वो भूमध्य सागर और किसको जोड़ती है, तो किसको जोड़ रहा था। यहाँ हम लोग देखें जो स्वेज नहर है वो किसको जोड़ रहा था, किसको, तो रेड सागर को, और कहाँ, मेडिटेरियन सी को, यानी भूमध्य सागर और किसको, भूमध्य सागर और लाल सागर को। तो इसको याद रखिएगा, भूमध्य सागर और लाल सागर को कौन जोड़ता, स्वेज नहर जोड़ता। अगला क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या चाहिए है, अगला क्वेश्चन पढ़िए और इसका जवाब देने का कोशिश कीजिएगा। अंडर 19 एशिया कप 2024 का खिताब किसने जीता था। जो अंडर 19 एशिया कप जो 2024 में हुआ था दोस्तों, इसका खिताब किसने जीता था। तो अंडर 19 में जो एशिया कप खिताब हुआ था वो खिताब किसने जीत गया था, तो बांग्लादेश ने। उप विजेता कौन था दोस्तों, तो भारत। भारत क्या चीज था, उप विजेता था। भारत क्या चीज था, उप विजेता। विजेता कौन था, विजेता कौन था, तो बांग्लादेश था। ये जो अंडर 19 एशिया कप 2024 का जो आयोजन था दोस्तों, वो कहाँ हुआ था, तो कहाँ, संयुक्त अरब अमीरात में। आयोजन कहाँ हुआ था, संयुक्त अरब अमीरात में। कहाँ, संयुक्त अरब अमीरात में इसका आयोजन हुआ था। विजेता कौन था, तो कौन, बांग्लादेश। उप विजेता कौन था, तो भारत था। आइए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, लाहवाब दुचेन, क्या चीज बोल रहा है, लाहवाब दुचेन डैश में मनाया जाने वाला एक वार्षिक उत्सव है। जो लाहवाब दुचेन है दोस्तों, ये कहाँ, कौन सा राज्य में मनाया जाने वाला पर्व है, कौन सा वार्षिक उत्सव है, गोवा में या तेलंगाना में। आंसर दीजिए, क्या चीज, गोवा में या तेलंगाना में या मणिपुर में या सिक्किम में। तो ध्यान में रखिएगा दोस्तों, सिक्किम में। ये सिक्किम में मनाया जाने वाला उत्सव है। ये बौद्ध धर्म के लोगों द्वारा, बौद्धिस्ट लोगों के द्वारा ये मनाया जाने वाला उत्सव है। सिक्किम के अलावे दोस्तों और कौन कौन से, कि जैसे में थाईलैंड हो गया दोस्तों, थाईलैंड हो गया थाईलैंड के द्वारा, और म्यांमार के द्वारा, म्यांमार के द्वारा दोस्तों, भूटान के द्वारा, भूटान के द्वारा, थाईलैंड, म्यांमार, भूटान, तिब्बत हो गया, श्रीलंका हो गया दोस्तों, श्रीलंका हो गया। इन सभी देशों के द्वारा भी ये पर्व मनाया जाता है। ये उत्सव मनाया जाता है। कौन सा, नाम याद रखिएगा, लाहवाब दुचेन। कौन सा, तो लाहवाब दुचेन। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। किसके द्वारा मनाया जाता है, तो बौद्धिस्ट लोगों के द्वारा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या चीज बोल रहा है, ओंगी, क्या चीज बोल रहा है, ओंगी नामक आदिवासी समूह निम्न में से किस केंद्र शासित प्रदेश में निवास करती है। क्या बोल रहा है, ओंगी नामक आदिवासी। ध्यान में रखिएगा, जो ओंगी नामक है जो आदिवासी है दोस्तों, वो निम्न में से किस केंद्र शासित प्रदेश में निवास करती है। आंसर दीजिए, पुडुचेरी में निवास करती है, या लक्षद्वीप में, या दिल्ली में, या अंडमान निकोबार में। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें सही आंसर कौन सा हो जाएगा, तो अंडमान निकोबार में। अंडमान निकोबार में ओंगी जनजाति, कौन कौन सा, याद रखिएगा, कौन सा, ओंगी हो गया दोस्तों, एक अभी हम लोग पढ़े हैं, क्या चीज, ओंगी हो गया, जाखा हो गया दोस्तों, ओंगी याद रखिएगा, जाखा याद रखिएगा। इसके अलावा ओंगी, जाखा, इसके बाद दोस्तों ओंगी के बाद जाखा याद रखिएगा, ओंगी, जाखा। और 2 जनजातियाँ रहती है, जिसमें एक और याद रखिएगा, सोमपेन। क्या चीज दोस्तों, सोमपेन। क्या चीज, सोमपेन जनजाति कहाँ रहती है, तो कहाँ, अंडमान निकोबार में ही ये जनजाति है। आप जनजाति से अगर बात आ गया तो याद रखिएगा, भारत में सबसे ज़्यादा जनजाति कौन सा है, कौन सी जनजाति सबसे ज़्यादा, तो सबसे ज़्यादा जनजाति भारत में कौन सा है, तो कौन सा, भील दोस्तों, भील है। भील से ज़्यादा कौन, भील से थोड़ा कम कौन सा है, तो गोंड। सबसे ज़्यादा कौन, भील, उसके बाद गोंड।
उसके बाद गोंड, फिर याद रखिएगा गोंड के बाद संथाल। ये 3 जनजातियाँ भारत में बहुलता रूप में पाई जाती है, मतलब अधिक मात्रा में पाए जाने वाली जनजाति है भारत में। और समझिएगा कि 2011 की जनगणना के अनुसार SC और ST जिसको अनुसूचित जाति और जनजाति की संख्या कितनी है दोस्तों, कितना % है, ये याद रखिएगा। 2011 जनगणना के अनुसार, 2011 की जनगणना के अनुसार SC की संख्या और ST की संख्या, तो याद रखिएगा SC की प्रतिशत में, SC की संख्या कितनी थी प्रतिशत में, तो 16.6%, कितना 16.6%, और ST की जनसंख्या कितना था परसेंट में, तो 8.6%। इतना ध्यान में रखिएगा इस बात को। और जिसमें ये जो लिखा गया है SC जो अनुसूचित जाति है दोस्तों, कितना 16.6% है। इसमें जो लक्षद्वीप हो गया, अंडमान निकोबार हो गया दोस्तों, मिजोरम हो गया, नागालैंड हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, ये 5 राज्य, अरुणाचल प्रदेश याद रखिएगा दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम याद रखिएगा, मिजोरम याद रखिएगा, और कौन कौन से, नागालैंड याद रखिएगा, नागालैंड याद रखिएगा, नागालैंड, फिर याद रखिएगा क्या चीज, लक्षद्वीप याद रखिएगा, लक्षद्वीप याद रखिएगा, और फिर अंडमान निकोबार, अंडमान एंड निकोबार। ये 5 ऐसे राज्य हैं जिसमें 3 तो राज्य हो गया दोस्तों और 2 केंद्र शासित प्रदेश हो गए, जिसको इसमें सम्मिलित नहीं किया गया था। इस बात को ध्यान में रखिएगा। अगर इसको सम्मिलित करें 2011 के जनगणना में, इसको अगर ऐड करें तो क्या चीज़, इसकी जनसंख्या और बढ़ी हुई दिखाई देगी, लेकिन ये ऐड नहीं था। ये 5 जिसमें 2 केंद्र शासित प्रदेश और 3 राज्य है। अगला चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, डैश के अलावा निम्न सभी पादप में झकड़ा जड़े हैं। झकड़ा जड़े बोल रहा है दोस्तों। देखिए झकड़ा जड़े कौन कौन सा है दोस्तों, तो याद रखिएगा झकड़ा जड़े के अलावा बोल रहा है, क्या चीज बोल रहा है, के अलावा निम्न सभी पादपों में झकड़ा जड़े होती है। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, चुकंदर दोस्तों। कौन सा, चुकंदर। चुकंदर के अलावा है जो सब क्या चीज में आ जाता है, झकड़ा में। क्या चीज में दोस्तों, झकड़ा में, झकड़ा में आ जाता है, झकड़ा जड़े में आ जाता है। और ये क्या चीज में आ जाता है, मूसली में। क्या चीज में दोस्तों, मूसली जड़े में, मूसली जड़े में। मूसली जड़े का उदाहरण कौन सा हो गया, चुकंदर। झकड़ा जड़े का उदाहरण कौन सा हो गया, चावल हो गया, मक्का हो गया, गेहूं हो गया। ये सब क्या चीज आ जाता है, झकड़ा जड़ में। और चुकंदर है जो किसका, मूसली जड़ के अंतर्गत में आ जाता है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्या चीज है, दासबोध मुख्य रूप से डैश की रचनाओं और उपदेशों का संकलन है दोस्तों। जो दासबोध है ये किसका रचना है या किसकी संकलन करता है, इसके संकलन करता कौन थे दोस्तों, तो कौन थे, चैतन्य थे या रामानुज थे या कबीर या समर्थ रामदास थे। इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, समर्थ रामदास। या वही रामदास थे दोस्तों जो क्या चीज, धार्मिक गुरु। किनके धार्मिक गुरु थे रामदास, धार्मिक गुरु किनके, शिवाजी के दोस्तों। शिवाजी का धार्मिक गुरु, शिवाजी का धार्मिक गुरु, धार्मिक गुरु। अगर पूछे शिवाजी का धार्मिक गुरु कौन थे, तो कौन थे दोस्तों, शिवाजी का धार्मिक गुरु समर्थ रामदास। समर्थ रामदास ही दोस्तों क्या, शिवाजी का धार्मिक गुरु। अगर शिवाजी का अगर पूछे कौन सा, सैन्य शासन का व्यवस्था, सैन्य शिक्षा दोस्तों, सैन्य शिक्षा किससे लिया था, तो सैन्य शिक्षा देने वाला कौन थे, दादा कोंडदेव। कौन, दादाजी कोंडदेव, दादाजी कोंडदेव दोस्तों, कोंडदेव थे जो क्या चीज, सैन्य शिक्षा देने वाले। और धार्मिक शिक्षा देने वाले शिवाजी को कौन थे, गुरु रामदास नहीं, सॉरी दोस्तों, समर्थ रामदास। और जो समर्थ रामदास थे वो दासबोध की संकलन किए हैं और दासबोध की रचना की है दोस्तों। और दासबोध है जो क्या चीज, मराठी भाषा में लिखा गया। कौन सा, ये मराठी भाषा में लिखा गया, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या चीज है,
निम्न में से कौन सी पृथ्वी की वायुमंडल की सबसे निचली परत, पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे निचली परत पूछ रहा दोस्तों। तो याद रखिएगा ये 5 मंडल। पहला याद रखिएगा सबसे ऊपरी मंडल, सबसे ऊपरी मंडल कौन सा हो गया दोस्तों? बहिर्मंडल। कौन सा? बहिर्मंडल, जिसको बाह्यमंडल भी बोलते हैं। कौन सा? तो बाह्यमंडल भी बोलते हैं दोस्तों। क्या बोलते हैं उसको? बाह्यमंडल भी बोलते हैं। बाह्यमंडल, सबसे ऊपरा वाला मंडल को क्या बोलते हैं? बाह्यमंडल। फिर याद रखिएगा तापमंडल दोस्तों। कौन सा? तापमंडल। फिर बीच वाला का क्या बोलते हैं? मध्यमंडल बोलते हैं। मध्यमंडल बोला जाता है इनको। और क्या चीज बोला जाता है? फिर उसके नीचे वाले को समतापमंडल, समतापमंडल, समतापमंडल। और याद रखिएगा सबसे निचला कौन सा दोस्तों जो पूछ रहा? क्षोभ मंडल। सबसे निचला परत है जो पृथ्वी का, कौन सा? तो क्षोभ मंडल। याद रखिएगा वायुमंडल का, सॉरी, पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सा है? तो क्षोभ मंडल। और क्षोभ मंडल में ही दोस्तों क्या चीज? वायुमंडलीय में जितने भी घटनाएं होती है, जैसे आंधी तूफान होना, ये सब किस में होता है? मौसम परिवर्तन होता है, जो किसके अंतर्गत में आता है? किसके, कौन सी परत में होता है? तो क्षोभ मंडल में ही आता है। वायुयान उड़ाने के लिए सबसे अच्छा किसे माना जाता है? तो समताप मंडल को। वायुयान उड़ाने के लिए दोस्तों सबसे अच्छा मंडल, वायुयान उड़ाने के लिए सबसे अच्छा मंडल किसको माना जाता है? समताप मंडल को। सबसे निचला पूछ रहा था, तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? क्षोभ मंडल। ये 5 मंडल क्रम में याद रखिएगा, कभी इसको सजाने के लिए भी दे दिया जाता है। अगला क्वेश्चन क्या चाहिए है? रामचरितमानस की रचना करने वाले गोस्वामी तुलसीदास का जन्म किस आधुनिक राज्य में हुआ था? जो रामचरितमानस की रचना करने वाले गोस्वामी तुलसीदास द्वारा दोस्तों रामचरितमानस हो गया। और क्या जी लिखे हैं? कवितावली। कौन सा? तो कवितावली हो गया। तुलसीदास द्वारा क्या चीज? कवितावली हो गया दोस्तों। और क्या हो गया? गीतावली। और क्या चीज? गीतावली की रचना किसके द्वारा किया गया? तुलसीदास द्वारा ही दोस्तों। विनय पत्रिका का रचना, विनय पत्रिका जो था दोस्तों उसका भी रचना तुलसीदास द्वारा ही। और याद रखिएगा हनुमान चालीसा का रचनाकार कौन थे दोस्तों? हनुमान चालीसा के रचनाकार कौन थे? तो कौन? गोस्वामी तुलसीदास ही थे। इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो उत्तर प्रदेश में। कहाँ हुआ था? तो यूपी में। इसका जन्म कहाँ हुआ था इनका दोस्तों? तो यूपी में हुआ था। किनका? तो तुलसीदास का। इनका गुरु का नाम याद रखिएगा। तुलसीदास का गुरु का नाम क्या चाहिए? गुरु का नाम क्या चाहिए था दोस्तों? नरहरिदास। क्या चाहिए? नरहरिदास किनका गुरु का नाम है? तो तुलसीदास के गुरु का नाम है। ये जो तुलसीदास है ये किनके समकालीन थे? तो ये अकबर के समकालीन थे दोस्तों। किनके? तो अकबर के। ये अकबर के समकालीन थे। ये अकबर के समकालीन थे। कौन? तुलसीदास। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? निम्न में से कौन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 182 का घटक है? यानी आर्टिकल 182 क्या कहता है? ऑप्शन पढ़िए। ऑप्शन फर्स्ट में क्या बोल रहा है? विधान परिषद का सभापति और उपसभापति का चर्चा किया गया, या सभापति और उपसभापति पद का रिक्त होना, या पद त्याग या पद से हटाया जाना का चर्चा किया गया। अध्यक्ष एवं तीसरा क्या बोल रहा है दोस्तों? अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन होने पर उनका पीठासीन न होना, या चौथा क्या बोल रहा है? अध्यक्ष के पद के कर्तव्यों का पालन करने या अध्यक्ष के रूप में कार्य करने की उपाध्यक्षता या अन्य व्यक्ति की शक्ति। ऑप्शन पढ़िए। चारों पढ़ भी दिए हैं दोस्तों, और इसका आंसर मन में सोचिए।
तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? आर्टिकल 182 क्या बोलता है दोस्तों? विधान परिषद का सभापति और उपसभापति का चर्चा किया गया। याद रखिएगा, विधान परिषद के सभापति और उपसभापति का चर्चा आर्टिकल 182 में, आर्टिकल 182 में विधान परिषद के, याद रखिएगा, विधान परिषद के सभापति और उपसभापति की चर्चा किया गया। अगर आपसे हम पूछे, लोकसभा पूछे और राज्यसभा पूछे, लोकसभा और राज्यसभा पूछ ले तो क्या बतलाइएगा? लोकसभा के अध्यक्षता अगर पूछे, लोकसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष की चर्चा किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल नंबर 93 में, आर्टिकल नंबर 93 में लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की चर्चा, राज्यसभा का उपाध्यक्ष और अध्यक्ष की चर्चा किस आर्टिकल में है? आर्टिकल नंबर 89 में, 89 में। ये तीनों पॉइंट याद रखिएगा, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, सभापति और उपसभापति वाला जितना भी पॉइंट किस आर्टिकल है दोस्तों, इसमें ध्यान रखना। आर्टिकल 182 में विधान परिषद के सभापति और उपसभापति का चर्चा, आर्टिकल 89 में राज्यसभा का सभापति और उपसभापति का चर्चा, आर्टिकल 89 में, और 93 में लोकसभा का सभापति और उपसभापति का चर्चा। इस बात को ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? भारतीय संविधान के अंतर्गत अल्पसंख्यक के हितों का संरक्षण डैश के अंतर्गत निहित है। क्या बोल रहा है? किस आर्टिकल के तहत दोस्तों भारतीय संविधान के अंतर्गत अल्पसंख्यकों को हितों का संरक्षण 29 के अंतर्गत, यानी क्या चीज? अनुच्छेद यहाँ होना चाहिए, क्या चीज दोस्तों? अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 29। इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? अनुच्छेद 29 के तहत अल्पसंख्यकों को हितों का संरक्षण आर्टिकल 29 में है। अगर अल्पसंख्यकों का शिक्षा में संरक्षण बोल दे, शिक्षा संस्थान में संरक्षण, शिक्षा संस्थान में या भाषा में संरक्षण पूछ दे, शिक्षा संस्थान या भाषा में संरक्षण पूछ दे तो आर्टिकल 30 में हो जाएगा, अनुच्छेद 30 में हो जाएगा। इस बात को याद रखिएगा। आशा कर, चलिए अब दिखेगा सर, शिक्षा संस्थान में, शिक्षा संस्थान किस आर्टिकल के तहत? अल्पसंख्यकों के लिए आर्टिकल 30, और 29 में अल्पसंख्यकों को हितों का संरक्षण, और आर्टिकल 16 लोक नियोजन दोस्तों, लोक नियोजन में समानता, सरकारी नौकरियों में समानता इसको भी बोलते हैं दोस्तों। अपराधियों के लिए दोष सिद्धि, अपराधियों के लिए दोष सिद्धि। अगर आर्टिकल 20 पूछे तो क्या बोलिएगा? आर्टिकल 20 अपराधियों के लिए दोष सिद्धि, अपराधियों के लिए दोष सिद्धि, आर्टिकल 20। आर्टिकल 15 में क्या बोला गया? तो जाति, धर्म, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। जाति हो गया, धर्म हो गया, लिंग हो गया दोस्तों, ये सब पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। सब में क्या चीज होना चाहिए? समानता होना चाहिए, भेदभाव नहीं होना चाहिए। याद रखिएगा, भेदभाव नहीं होना चाहिए। ये जितने भी आर्टिकल है ऑप्शन में हम लोग सारा डिस्कस कर लिए। आर्टिकल 16 में लोक नियोजन यानी सरकारी नौकरियों में समानता, आर्टिकल 20 अपराधियों के लिए दोष सिद्धि दोस्तों, आर्टिकल 50 जाति, धर्म, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। इतना पॉइंट याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद डैश नदी को निचले मार्ग में जमुना के रूप में जाना जाता है। सीधा बात याद रखिएगा दोस्तों, बांग्लादेश ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में जानते हैं। जमुना किसको बोला जाता? तो बांग्लादेश में जमुना किसको बोला जाता? तो ब्रह्मपुत्र को। अब ब्रह्मपुत्र के बारे में समझिएगा तो ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम दोस्तों, उद्गम कहाँ से होता? तो कहाँ से? मानसरोवर झील के बगल में मानसरोवर। कौन सा झील दोस्तों? मानसरोवर।
मानसरोवर झील के बगल में कौन सा हिमनद, हिमनद का नाम क्या है? चेमायुंगडुंग। क्या चाहिए दोस्तों? चेमायुंगडुंग। चेमायुंगडुंग हिमनद से निकलती है। हिमनद से निकलती है। कौन सा? उद्गम कहाँ? मानसरोवर झील के बगल में कौन सा? चेमायुंगडुंग हिमनद से निकलती है। और चेमायुंगडुंग जो हिमनद है वो किस श्रेणी में है? कैलाश श्रेणी में। याद रखिएगा, कैलाश श्रेणी में। और ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में दोस्तों, तिब्बत में याद रखिएगा, तिब्बत में है जो दोस्तों सांगपो के नाम से जाना जाता है। क्या चीज? सांगपो के नाम से जाना जाता, सांगपो के नाम से तिब्बत में। याद रखिएगा। फिर वही जैसे में यहाँ तिब्बत हो गया दोस्तों, तिब्बत से निकलता है तो तिब्बत से निकल करके कहाँ? असम में प्रवेश करती है। और अरुणाचल प्रदेश में, दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में इसको दिहांग के नाम से जाना जाता है। कौन सा नदी के? दिहांग नदी के नाम से जाना जाता है। और यही ब्रह्मपुत्रा को असम में दोस्तों, असम में ब्रह्मपुत्रा नदी को जाना जाता है, ब्रह्मपुत्रा के नाम से जाना जाता है, ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है। तो ब्रह्मपुत्र नदी का 3 नाम हम लोग देखे, कौन कौन सा? तिब्बत में दोस्तों सांगपो के नाम से, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग के नाम से, और असम में कौन सा? ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है। निकलता कहाँ से है? मानसरोवर झील के चेमायुंगडुंग हिमनद से। और यही असम के बाद दोस्तों ये कहाँ चला जाता है? बांग्लादेश में, पश्चिम बंगाल होकर के कहाँ? बांग्लादेश में। याद रखिएगा। और ये बांग्लादेश में इसे कौन सा नाम से जाना जाता है? तो जमुना के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा, जमुना के कहाँ जाना जाता है? बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता। तो 4 नाम ब्रह्मपुत्रा नदी का याद रखिएगा। उसी प्रकार गंगा नदी को बांग्लादेश में दोस्तों, गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता। पद्मा के नाम से जाना जाता। जमुना और ये पद्मा हो गया, दोनों याद रखिएगा। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को, कौन सा नदी? ब्रह्मपुत्र नदी को क्या नाम से जाना जाता? तो जमुना के नाम से जाना जाता है। और वही गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। और जमुना और पद्मा याद रखिएगा, जमुना और पद्मा जिस जगह पर मिलती है वहां से उस नदी का नाम पड़ जाता है मेघना दोस्तों। कौन सा? मेघना पड़ जाता है। इस बात को ध्यान में रखिएगा, जमुना प्लस पद्मा प्लस बराबर मेघमा। इस तरीका से याद रखिएगा। जमुना नदी और पद्मा नदी मिलता है तो कौन सा? मेघना नदी बन जाता है दोस्तों। और ये जाकर के अरब सागर में गिर जाता है। इतना बात ध्यान में होना चाहिए। बाकी ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में और जानना चाहते हैं? ये भारत की सबसे चौड़ी नदी है, भारत की सबसे चौड़ी नदी है दोस्तों, सबसे चौड़ी नदी है। और बाकी याद रख सकते हैं ब्रह्मपुत्र के नदी के बारे में कि जो सबसे बड़ी नदी द्वीप जो असम में माजुली है दोस्तों, असम में माजुली। अगर भारत का सबसे बड़ी नदी द्वीप पूछे तो क्या बोलेगा? माजुली द्वीप सबसे बड़ी नदी द्वीप। सबसे बड़ी नदी द्वीप बोले तो कौन सा? माजुली। सबसे बड़ी नदी द्वीप पूछे तो कौन? माजुली। ये भी ब्रह्मपुत्र नदी पर ही है दोस्तों। कौन सा नदी पर? तो ब्रह्मपुत्र नदी पर ही है। यह बात को ध्यान में रखिएगा, ब्रह्मपुत्र नदी पर ही सबसे बड़ी नदी द्वीप माजुली है। उमानंदा द्वीप दोस्तों जो भारत की सबसे छोटी नदी द्वीप है, उमानंदा द्वीप जो भारत की सबसे छोटी नदी द्वीप है, उमानंदा द्वीप को हम लोग मयूर द्वीप के भी नाम से जानते हैं। अगर पूछे उमानंदा द्वीप या मयूर द्वीप किस नदी पर है, तो वो भी ब्रह्मपुत्र नदी पर। कहाँ? तो असम में। सबसे बड़ी नदी द्वीप असम में माजुली द्वीप। कौन सी नदी पर? तो ब्रह्मपुत्र नदी पर। ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में कम से कम इतना फैक्ट याद होना चाहिए। अगला पॉइंट चलते हैं दोस्तों। अगला पॉइंट क्या चाहिए?
डैश को संविधान सभा ने भारत के लिए संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में एक मसौदा समिति का गठन। मसौदा समिति कहने का क्या दोस्तों, ड्राफ्टिंग कमेटी जिसको बोलते हैं, मसौदा समिति बोले या ड्राफ्टिंग कमेटी। ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे दोस्तों। मसौदा समिति की अध्यक्षता के लिए किसे चुना गया था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। और ये गठन कब किया गया था, यही पूछ रहा था, तो 29 अगस्त 1947 में। कब, 29 अगस्त 1947 में। और इसमें कुल 7 सदस्य थे। यहाँ इसमें सुधार कर लीजिएगा दोस्तों, संविधान सभा के सदस्य नहीं, संविधान सभा के सदस्य के अंतर्गत ही आते थे कौन सा, मसौदा समिति के अध्यक्ष। और मसौदा समिति के जो कुल कितने सदस्य थे, अध्यक्ष कौन थे, भीमराव अम्बेडकर। कुल कितने सदस्य, 7 सदस्य याद रखिएगा, जिसमें से 5 सदस्यों का नाम याद रखिएगा। कौन सा, अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर थे, के.एम. मुंशी थे, मोहम्मद सादुल्ला थे, और एन गोपाला स्वामी अयंगर थे, डी.पी. खेतान थे, और बी.एल. मित्र थे दोस्तों, बी.एल. मित्तल थे। ये याद रखिएगा, ये 5 नाम याद रखिएगा। 7 सदस्य थे मसौदा समिति में। अध्यक्षता किसने की थी, भीमराव अंबेडकर ने। अगला क्वेश्चन चलते हैं, मानव विकास सूचकांक के व्यवस्था घटक को डैश द्वारा मापा जाता, डैश द्वारा मापा जाता। ऑप्शन पढ़िए दोस्तों, जन्म के समय जीवन प्रत्याशा द्वारा नापा जाता, या कुल जन्म संख्या द्वारा मापा जाता, या कुल मृत्यु संख्या द्वारा मापा जाता, या लिंग अनुपात द्वारा मापा जाता, या लिंगानुपात द्वारा मापा जाता। तो जन्म के समय जीवन प्रत्याशा के द्वारा ही मानव विकास सूचकांक का गणना किया जाता। गणना किया किसके द्वारा जाता है, तो यूएनडीपी के द्वारा। किसके द्वारा, यूएनडीपी याद रखिएगा, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा ही मापा जाता। यूएनडीपी द्वारा ये मापा जाता है दोस्तों, मानव विकास सूचकांक। और मानव विकास सूचकांक में अभी वर्तमान में भारत का स्थान 193 देशों में, 193 देशों में भारत का स्थान कितना है दोस्तों, 130वां स्थान है। ये बात भी ध्यान में रखिएगा। अभी HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इसको क्या चीज बोलते हैं, HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के में भारत का स्थान अभी कितना, 130वां है। ये बात में को ध्यान में रखना। अगला क्वेश्चन चलते हैं, एटलस पर्वतमाला निम्न में से किस महाद्वीप में स्थित है। एटलस पर्वतमाला, अच्छा एटलस पर्वतमाला निम्न में से किस महाद्वीप पर स्थित है दोस्तों। ऑप्शन पढ़िए, इसका आंसर दीजिए। ऑप्शन पढ़िए, पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है, यूरोप में है दोस्तों, एशिया में है, या उत्तरी अमेरिका में है। यूरोप में है, एशिया में है, या उत्तरी अमेरिका या अफ्रीका में है। ये बतलाइए कौन सा महाद्वीप में है, तो कौन सा, अफ्रीका महाद्वीप में। इसकी लंबाई याद रखिएगा दोस्तों, लंबाई कितना है, तो लगभग 2500 किलोमीटर याद रखिएगा। कितना है, 2500 किलोमीटर दोस्तों। और इसका जो एटलस पर्वतमाला है, इसकी ऊंची चोटी याद रखिएगा। एटलस पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी याद रखिएगा, माउंट टूबकल है जो दोस्तों, माउंट टूबकल है क्या चीज, एटलस पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है, याद रखिएगा। ये मोरक्को, अल्जीरिया, ये सब जो देश है दोस्तों उसमें फैला हुआ, याद रखिएगा। मोरक्को, अल्जीरिया जैसे देशों में फैला हुआ है। इसकी लंबाई कितना है, 2500, लगभग 2500 किलोमीटर इसकी ऊंची चोटी माउंट टूबकल है दोस्तों। ये है कहाँ, अफ्रीका महादेश में स्थित है। अगला चलते हैं दोस्तों, आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। इसमें लगभग हम लोग 24 से 25 क्वेश्चन को डिस्कस किए दोस्तों। आशा करते हैं दोस्तों ये सीरीज आने वाले जितने भी एग्जाम है जीएस में, जिस एग्जाम में जीएस पूछे जाते हैं वो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा। आप इस सीरीज पर विश्वास बनाए रखें और अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, ताकि आपके साथ साथ आपके दोस्तों को भी लाभ मिल सके इस सीरीज से। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट अगले वीडियो में। जय हिंद।